तो हम देख रहे थे वारंट ट्रायल को कि भाई मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने जब वारंट केस आएगा तो उस वारंट केस के लिए किस तरीके का ट्रायल होगा ये हम देख रहे थे। तो जो वारंट ट्रायल होता है उसका प्रोसीजर दो तरीके से देखा जाता है। द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, एक अलग प्रोसीजर है थोड़ा, और अगर द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, किसी और दूसरे तरीके से केस इंस्टीट्यूट हुआ है, कंप्लेनेंट है, यहाँ पर इन्फॉर्मेंट है, या मैजिस्ट्रेट के खुद के नॉलेज से वो केस आ रहा है, तो ऐसे केसेस में प्रोसीजर जो है वो थोड़ा अलग होगा। भाई हमने बात कर ली थी कि जब पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर केस इंस्टीट्यूट होता है तो हमारा जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा। बड़ा आसान है। आपने बताया कि पहले 230 का कंप्लायंस देखेंगे, उसके बाद में डिस्चार्ज की प्रोसेस आएगी कि भाई डिस्चार्ज किया जाए नहीं किया जाए, एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है अक्यूज्ड के द्वारा विद इन 60 डेज फ्रॉम सप्लाईज ऑफ डॉक्यूमेंट। जिस दिन उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई हो जाते हैं 230 के, उस दिन से 60 दिवस के अंदर वो जो है एप्लीकेशन मूव कर सकता है। ठीक है भाई, डिस्चार्ज नहीं किया तो चार्ज फ्रेम होंगे, चार्ज को पढ़ के सुनाया जाएगा, प्ली को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, प्ली को रिकॉर्ड किया जाएगा। भाई प्ली रिकॉर्ड कर ली, अगर उसने गिल्टी प्ली करा, आपने कन्विक्ट कर दिया, या आपने कन्विक्ट अगर नहीं किया, उसने गिल्टी प्ली नहीं किया, या उसने रिफ्यूज कर दिया कुछ भी प्ली करने से, तो फिर आप जो है ट्रायल की तरफ बढ़ जाएंगे। और सबसे पहले आप एक डेट फिक्स करेंगे जिस डेट को आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेंगे। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिया, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद आप डिफेंस का एविडेंस लेंगे। भाई आपने डिफेंस का एविडेंस भी ले लिया, डिफेंस के एविडेंस को कंसीडर कर लिया, अब दोनों के पास ही वो राइट है कि वो क्या इशू करवा सकते हैं, समन्स वारंट इशू करवा सकते हैं फॉर दी सिक्योरिंग प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, दैट कैन बी डन। ठीक है भाई, इतनी बात बिल्कुल समझ में आती है। इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इन्हीं एविडेंसेस को कंसीडर करके आपको या तो जजमेंट देना है, या तो आप कन्विक्शन करेंगे, एक्विटल करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू दैट स्टेज हम जरा इसको भी देख लेते हैं। इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में प्रोसीजर कैसे होगा? मैंने बताया पहली स्टेज तक आपका प्रोसीजर अलग है, डिफेंस एविडेंस तक प्रोसीजर अलग है, और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, जैसा प्रोसीजर यहां वैसा प्रोसीजर वहां, कुछ अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो भाई जिस स्टेज तक डिफरेंट था, मैंने उस स्टेज तक आपको पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो केस इंस्टीट्यूट होता है उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया, डिफेंस एविडेंस तक। अब उसी स्टेज तक एक बार जरा, अगर केस इंस्टीट्यूटेड पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं हुआ है तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को देख लेते हैं। और उस प्रोसीजर को देखने के बाद फिर जो है हम जो कॉमन प्रोसीजर है दोनों का, जजमेंट रिकॉर्ड करना, एक्विटल कन्विक्शन का, उस पर आ जाएंगे। मेरी समझ से आपको बात बड़ी आसानी से ये समझ में आ रही होगी। कोई डाउट है क्या, बताइए? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? मेरे समझ से डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो केसेस इंस्टीट्यूटेड, पार्ट बी पे आ गए हैं हम। केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट को छोड़ करके बाकी और बेसिस पे आपका जो केस है वो इंस्टीट्यूट हो रहा है, दैट वी ऑल नो कि भाई कंप्लेंट के बेसिस पे होगा या इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ द मैजिस्ट्रेट के बेसिस पर जो है केस इंस्टीट्यूट होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, जब आप प्रोसीड करते हैं पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर तो आपके पास में डॉक्यूमेंट है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन रिकॉर्ड on the basis of which you can decide this whether you can charge this person or not.
चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं उस एविडेंस के बेसिस पर जो आपके समक्ष आता है। लेकिन जब आप कंप्लेंट की बात करते हैं तो आपके पास में कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ रखी है, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ रखी है जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करें कि इसको चार्ज करें या डिस्चार्ज करें। इसीलिए जो वारंट ट्रायल है, जो कि पुलिस रिपोर्ट के बिना इंस्टीट्यूटेड केस पर प्रोसीजर की बात करता है, वो स्टार्ट होता है आपका प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से ही। जैसे ही अक्यूज्ड को या तो अरेस्ट करके लाया जाएगा या वो खुद अपीयर होगा इन कंप्लायंस ऑफ द समन्स ही रिसीव्ड, वो समन्स के लिए या वारंट के लिए कोर्ट के सामने आएगा। और जैसे ही वो कोर्ट के सामने आएगा, मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे और उनके जितने भी एविडेंस होंगे प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने वाले, सारे एविडेंस को ले लेंगे। और इसी स्टेज पर भाई जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेते हो आप, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनको आप एप्लीकेशन लगाते हो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होने के नाते या प्रोसिक्यूशन की तरफ से होने के नाते कि भाई इन विटनेसेस को आप प्रोसेस इशू कर दीजिए, समन्स इशू कर दीजिए कि इनको कोर्ट के समक्ष लाया जाए और ये अपना क्या दे पाए, टेस्टिमनी दे पाए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। तो पहली चीज जो करनी होती है आपको, वारंट ट्रायल केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में आप सबसे पहले ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, देखिए जरा, when in warrant case instituted otherwise than on police report the accused appears or is brought before a magistrate, जब भी वो आ जाएगा, क्योंकि देखो जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो हमने केवल ये जाना कि प्रोसीजर क्या है। अभी हमें आगे जब ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे 22 तक, फिर उसके बाद तो हमें ये भी जानना है कि एविडेंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, हाउ दिस एविडेंस इज रिकॉर्डेड, कि भाई विटनेस आया, उसने जो बोला रिकॉर्ड कर लिया, या क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसका आंसर देगा, उस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें वो भी जानना है, बट दैट वी विल नो। और वहीं पर आपको एक रूल मिलेगा लिखा हुआ कि भाई जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड की प्रेजेंस में आपको रिकॉर्ड करना होगा। यू वांट टू इंश्योर द फेयर ट्रायल। भाई अक्यूज्ड बाद में जाकर के ये ना बोलने लगे, आई डिड नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ये बात उसको ना कहने को मिल जाए। इस वजह से आप इंश्योर करेंगे that the evidence is taken in the presence of accused person। तो भाई जब भी accused को आप लेकर के आएंगे कोर्ट के पास में, या वो खुद आ जाएगा, तो आप मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। यू विल हियर द प्रोसिक्यूशन और सारे एविडेंसेस को लेंगे। यू विल टेक ऑल द एविडेंस, ऑल सच एविडेंस। और यहीं पर आपको एप्लीकेशन लगानी है किसके लिए, कि भाई समन्स वगैरह इशू कर दीजिए विटनेस को बुलाने के लिए, या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी वस्तु को, थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत बढ़िया, एविडेंस आ गया। अब आपके रिकॉर्ड पे कुछ आ गया है। अब ये आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अक्यूज प्राइमा फेसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया। भाई कोई केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई केस ऐसा है क्या जिससे आप कन्विक्शन कर सकते हैं। जो एविडेंस आपके पास में आ गया है, आपको यह देखना है कि क्या इससे कन्विक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है भाई कोई केस मेड आउट ही नहीं हुआ है, कोई कन्विक्शन हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप उसको डिस्चार्ज कर दें। आ रही है बात समझ? यू विल डिस्चार्ज। देखो जरा, if upon taking all such evidence, all the evidence referred to in section 267, the magistrate considers for the reason to be recorded in writing, no case against the accused has been made out, if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। मैजिस्ट्रेट साहब तुरंत के तुरंत उसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे।
देखो सर, इसीलिए क्योंकि देखो जब आप पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन आ गई होती है, वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है 193 के, जिसके बेसिस पे आपने क्या लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, वहां पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो आपके पास सफिशिएंट रिकॉर्ड है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है जिसके बेसिस पर अक्यूज को ये देखा जा सके कि इसका कन्विक्शन किया जा सकता है, तो आप आगे बढ़ते हैं ट्रायल के साथ, आप चार्ज बनाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास में एक कंप्लेंट आई है। हाउ विल यू जज दिस थिंग दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट? अल्टीमेटली इट विल बी डिसाइडेड इन द ट्रायल, but prima facie there must be some substance on the record on the basis of which you can decide it. So you will proceed with the prosecution evidence. आप पहले prosecution evidence को लेंगे और उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे इसको डिस्चार्ज करना है या चार्ज फ्रेम। ठीक है, मेरी समझ से बातें यहां ज्यादा लिखने की नहीं है, लेकिन एक बात जो आप लिख लें, ये रीजन लिख लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बनी रहे। ठीक है, एक लाइन में लिख लीजिएगा जरा आपके नोटबुक के अंदर। ये देखो, आप क्या करना, स्पेस तो छोड़ते जाना। मैं आपको ट्रायल इसलिए एक ट्रायल बहुत डिटेल में बताया, सेशन ट्रायल। अब देखो जरा, मैं आपको जब भी दूसरा ट्रायल बता रहा हूं तो आई एम डिस्टिंग्विशिंग इट विद अदर ट्रायल्स, कि भाई ये ट्रायल बाकी से कैसे अलग है। So it is your responsibility that you keep those things, those points into your mind, that yes, this is the thing which is different in this trial from the other trials. जैसे कि वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट looks very similar to that of सेशंस ट्रायल, बट एक डिफरेंस निकल करके आता है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिया जाता है, उसके बाद ही आप जो है किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उसके बाद ही आप जो है बढ़ जाते हैं एक्विटल की तरफ सेशन ट्रायल में। लेकिन वारंट ट्रायल में ऐसा नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, उसके बाद डिफेंस एविडेंस ले, जबकि डिफेंस की एविडेंस जो है आती है आपके एक्विटल की स्टेज के बाद। अगर एक्विटल नहीं किया तो फिर आप डिफेंस एविडेंस पर बढ़ते हैं आगे। तो यही सारे डिफरेंस आपको देखने हैं। अब यहां पर देखो कितनी अलग सी बात है, आप सबसे पहले ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेना स्टार्ट कर दे। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले लिया और उसके बाद फिर आप जो है ये देखेंगे कि इसको डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। तो आप डिस्चार्ज कर देंगे अगर कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है अक्यूज के अगेंस्ट, कि भाई अगर मान लीजिए ये एविडेंस को रिबट नहीं किया गया, इसका प्रत्याख्यान नहीं किया गया। रिबटल का मतलब क्या है? रिबटल का मतलब है कि भाई सामने से इसका क्रॉस किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। तो अगर इसको नहीं तोड़ा गया, ये वैसा का वैसा ही रहा, इसका रिबटल नहीं आया डिफेंस की तरफ से, तो इसके बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कन्विक्शन कर दिया जाएगा। भाई एक आई विटनेस है, जो आई विटनेस सीधा बोल रहा है कि आई हैव सीन दिस पर्सन कमिटेड द क्राइम। बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे आई विटनेस के बेसिस पर तो हम कन्विक्शन कर सकते हैं अगर इसका रिबटल नहीं हुआ। अच्छा, रिबटल वगैरह वो ट्रायल में पता लग जाएगा, डिफेंस जब इसका क्रॉस एग्जामिन करेगा। अभी डिफेंस को देखो क्रॉस एग्जामिन के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, वी आर नॉट सेइंग कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज अभी तो अक्यूज को ये डिसाइड, अभी अक्यूज के लिए तो ये डिसाइड होना है कि उसको डिस्चार्ज किया जाए या चार्ज किया जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे सब जगह देखो, सेशन ट्रायल में या वारंट ट्रायल का जो ए पार्ट था पुलिस रिपोर्ट के बेसिस वाला, वहां पर आपके पास में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो रहे हैं तभी आपके पास में राइट है क्रॉस एग्जामिन करने का। यहां पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन अभी नहीं करेंगे, देखो अभी आएगा आगे। Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging accused at any previous stage of the case if he considers charge to be groundless. अब ऐसा नहीं है कि जब आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले लेंगे तभी आपके पास डिस्चार्ज करने का राइट है, तब तो है ही। इसके पहले भी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। जब आपके पास में कंप्लेनेंट लेकर आया था कंप्लेंट को, आपने उसका एग्जामिनेशन किया था, ओथ पर किया था या नहीं किया था? वो बातें याद आ रही होंगी मेरे समझ से आपको, है ना? तो वो एग्जामिनेशन जब उसका किया था
तो एग्जामिनेशन में आपको पता लगा होगा भाई, वहीं पे आपको पता लग गया कि ये चार्ज तो ग्राउंडलेस है, आप वहां पर भी डिस्चार्ज कर सकते। प्रोसिक्यूशन एविडेंस आने से पहले भी आप चाहें तो डिस्चार्ज कर सकते। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई दिस एविडेंस इज बीइंग टेकन फर्स्ट। उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, उसके बारे में एक लाइन दो लाइन मेरे तरफ से आप लिख लीजिए। उसके बाद हम जो है अगले प्रोविजन पर बढ़ते हैं, जहां पर डिस्चार्ज नहीं किया जाए तो फिर क्या किया जाए, लिखिएगा जरा। द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज टेकन फर्स्ट बिकॉज prosecution evidence is taken first because there is nothing in advance to have prima facie case prima facie case prima facie। ठीक है, बस यही छोटी सी एक ही लाइन मुझे आपको बोलनी थी, लिखवा दी मैंने सफिशिएंटली, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया दैट व्हाई इट इज बीइंग डन। भाई आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले लिया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने के बाद में आपने ये डिसाइड किया इसको डिस्चार्ज किया जाए नहीं किया जाए। आप चाहें तो पहले की स्टेज पर भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे, आपके पास पहले भी डिस्चार्ज करने की सफिशिएंट पावर्स हैं, ऐसा सब सेक्शन 2 ने हमें बताया। नाउ कम्स सेक्शन 269, द प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। अगर अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया तब क्या करेंगे। तो भाई जहां पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले लिया गया, या बहुत उसके पहले की स्टेज पर भी, जरूरी नहीं प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने के बाद ही, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने से पहले भी अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लग जाता है देयर इज ग्राउंड, ये प्रिज्यूम करने का ग्राउंड है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसको इस चैप्टर के अंतर्गत ट्राई किया जा सकता है, जिसको मैजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट हैं ट्राई करने के लिए, और जिसके लिए वो पर्याप्त सजा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर्याप्त सजा दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब को ये लग जाता है इट इज ट्रायबल बाय मी, इट इज ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर, वारंट केसेस के तहत वो ट्रायबल है, आई एम कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, आई कैन एडिक्वेटली पनिश दिस पर्सन, तो आप जो है चार्ज फ्रेम करें। कोई बड़ी बात देखो जरा, वही सारी बातें हैं जो पहले लिखी थी, जो पुलिस रिपोर्ट में भी यही लिखा था, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट में भी यही लिखा है। फिर चार्ज फ्रेम करके क्या करते, क्या हो आप रीड करते हो, एक्सप्लेन करते हो, उससे उसके प्ली रिकॉर्ड करते हो। उसकी प्ली को रिकॉर्ड करोगे, अगर भाई वो गिल्टी प्लीड करता है तो उसकी प्ली को रिकॉर्ड करोगे, और अगर आप चाहो यू में आप कन्विक्शन कर सकते हो उस प्ली पर। यही अभी तक हो रहा था, हर एक ट्रायल में यही देखा है हमने, पिछले 2 ट्रायल्स में भी यही देखा है। और जहां पर आप उसको क्या करते हो, कन्विक्ट नहीं करते हो, अगर आपने कन्विक्ट नहीं करा तो हर सूरत हाल में आप आगे बढ़ोगे। अब देखो यहां पर आगे बढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए, सुनिएगा जरा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, सब जगह जहां पर आप कन्विक्ट नहीं करते थे, अभी 2 ट्रायल जो हमने पिछले पढ़े, वहां पर यह हो रहा था कि आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ बढ़ जाते थे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट फिक्स करते थे और प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेना स्टार्ट कर देते थे। अभी देखो क्या हुआ है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑलरेडी आ चुका है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है बट एविडेंस आ चुका है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक अगली हियरिंग रखें जहां पर आपने कन्विक्ट नहीं करा है, वहां पर आप अगली हियरिंग रखेंगे। उस अगली हियरिंग को बोलेंगे कि आप जो है
क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। किसको बोलेंगे? अक्यूज्ड को, डिफेंस को बोलेंगे कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की जाती है अक्यूज पर्सन के द्वारा, डिफेंस के द्वारा, कि वो अभी के अभी क्रॉस एग्जामिनेशन करने को तैयार हैं, तो तभी के तभी भी क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वो अलाउ कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। वो तुरंत के तुरंत विटनेसेस को रिकॉल करेंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे, उनका री एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर विटनेसेस को छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया। और अगर कोई विटनेस अभी बच रहे थे, हो सकता है सारे के सारे विटनेस आपने एग्जामिन ना करे हो पहले प्रोसिक्यूशन के, भाई प्रोसिक्यूशन के हो सकता है आपने सारे विटनेस एग्जामिन ना किए हों, क्योंकि आपने 4 विटनेस एग्जामिन होने थे, आपने 2 ही एग्जामिन करे, 2 में आपको लग गया देयर इज प्राइमा फेसी केस टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, आपने तभी के तभी चार्ज फ्रेम कर दिया। आप कर सकते हो, आपके पास पावर है। ये कहां पे आपको पावर है? आपने सबसेक्शन 1 में बताया मैंने, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने के बाद और उसके पहले भी आपके पास पावर है, आप चार्ज फ्रेम कर सकते हो। वेल एंड गुड। तो भाई कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रोसिक्यूशन विटनेस बच रहा था, उस रिमेनिंग विटनेस को आप बुलाओगे। पहले उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करा लिया, जो ऑलरेडी जिनका एग्जामिनेशन हो चुका था, एग्जामिनेशन इन चीफ जिनका हो चुका था, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाओगे, उनका री एग्जामिनेशन होगा, उनको डिस्चार्ज कर दोगे, छोड़ दोगे। उसके बाद में अब रिमेनिंग विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन को बुलाओगे और उनका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा और उनको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन मान लीजिए कोई विटनेस आपने पहले एग्जामिनेशन कर लिया था, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस सबसे शुरुआत में लिया जा रहा था, आपने उसी स्टेज पर जो है एग्जामिनेशन कर लिया था और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आ ही नहीं रहा है। जैसा कि सबसेक्शन 5 में बोला क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाओ, सबसेक्शन 6 में बोला क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे विटनेस को ऐसे कंसीडर कर लिया जाएगा कि इसका एग्जामिनेशन ही कहीं कभी नहीं हुआ, उसकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आ रही है बात समझ? और फिर इसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज कर दिया जाए। अब जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाएगा तो इसके बाद कौन सी स्टेज आनी है, ये सभी को पता है। क्या होगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद? कौन बताएगा? Who will tell me what will happen after the prosecution evidence? स्वाति बताएं। अरे इतने समय में तो कुछ भी बताया जा सकता है। मानसी आप बताएं। अरे हाँ मानसी, मिनट, अब बोलिए जरा। आप लोगों ने 2 ट्रायल बहुत अच्छे से नहीं पढ़े, जबकि मैंने फर्स्ट ट्रायल तो पूरा लिखवाया है आपको। कौन बताएगा? मंतशा, मंतशा, हाँ, क्या होगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद? अनीश, नहीं आ रही है क्या आवाज? अनीश, अरे बहुत बढ़िया। सेशन ट्रायल भी छोड़ दिया था क्या? वासु, अरे डिस्चार्ज तो हो चुका है, कितना डिस्चार्ज करोगे उसको? चार्ज फ्रेम होने के बाद डिस्चार्ज करोगे क्या? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म, क्लोज कर दिया है हमने, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दिया है बिल्कुल। अभी 351 आएगा,
351 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, वो होगा, कंपल्सरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये। और उसके बाद फिर आप डिफेंस एविडेंस पर जाएंगे, तुरंत डिफेंस एविडेंस नहीं होगा। तो दो बातें यहां सीखने को मिलती हैं। आप जब शुरुआत में प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेते हो तो केवल प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेते हो, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कराते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराओगे तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज नहीं होता है, क्योंकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बचा हुआ है। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा? जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। अगर चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत क्या है? डिफेंस को कोई जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएगा वो ऑलरेडी। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर और नॉट? तो भाई चार्ज लगा दिया आपने, उसने गिल्टी प्ली नहीं करा, आप जो है आगे बढ़े, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सभी को बुलाया कि भाई आप केवल एग्जामिनेशन करा के गए थे, अभी फिर से आओ, यू विल रिकॉल देम, यू विल क्रॉस एग्जामिन देम, यू विल री एग्जामिन देम दोज विटनेसेस। और अगर और कुछ विटनेसेस बच गए थे पहले, जो कि पहले एग्जामिन नहीं करे थे, तो रिमेनिंग विटनेसेस को भी बुलाओगे, उनका एग्जामिनेशन लोगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन कराओगे। और अगर ये विटनेसेस नहीं आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, अरे भाई नहीं आएंगे ना, तो फिर इनको ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे इनका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ था और उनकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा ट्रायल से। और इसके बाद जो है ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज कर देते हैं। और फिर होगा क्या? फिर होगा आपका एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। और उसके बाद आएंगे आप डिफेंस एविडेंस पर। अब डिफेंस एविडेंस वैसे ही लेते हैं जैसा आप वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पर लेते थे, बिल्कुल वैसा ही, कोई अंतर नहीं है। जैसा 266 में एविडेंस ले रहे थे वैसे ही 270 में एविडेंस लेते हैं। जैसा 266 में था तरीका लेने का, क्या तरीका था? बहुत आसान था तरीका। डिफेंस को बोलते थे आओ सारे एविडेंस दो, वो आता था, एविडेंस लेता था, देता था। और किसी विटनेस को अगर समन्स वगैरह इशू कराने हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन देता था। एप्लीकेशन जो है मैजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते थे और उसको रिफ्यूज कर सकते हैं इफ द एप्लीकेशन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग डिले, वैक्सेशन और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। तब मैजिस्ट्रेट साहब एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देते थे। वही सारी बातें आपकी यहां पर भी लागू होंगी 270 पर। देखो जरा एक बार हम सारे के सारे प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं जरा। सबसेक्शन 4 से देखिएगा। इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड, डज नॉट प्लीड, क्लेम्स टू बी ट्राइड और अक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3। सीधी सीधी सी बात है, ये सब जगह लिखा हुआ है। सेशन ट्रायल में भी लिखा था, वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट उसमें भी लिखा था। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने कन्विक्शन नहीं किया, फिर चाहे जो रीजन हो, आपने कन्विक्शन नहीं किया, चाहे उसने गिल्टी प्लीड किया नहीं किया, इससे मतलब नहीं है। इफ ही इज नॉट कन्विक्टेड, आप जो है आगे बढ़ेंगे। शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग, he shall be required to state at the commencement of next hearing of the case। भाई नेक्स्ट हियरिंग बताएंगे। और if the magistrate for the reasons to be recorded in writing so thinks fit forthwith whether he wishes to cross examine any, उसको बोला जाएगा कि भाई आपकी इच्छा है, अक्यूज को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी इच्छा है क्या किसी को क्रॉस एग्जामिन करने की। और अगर उसकी इच्छा है, इफ सो द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन हुज एविडेंस हैज बीन टेकन, जिनका एविडेंस लिया गया है, क्या आप उनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। और अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मेरी इच्छा है, उनको क्रॉस एग्जामिन में करना चाहता हूं, आप सारे विटनेस जो उसके द्वारा नाम लिखा गया है जिनको वो बोलेगा कि भाई हाँ इनको मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं, तो उनको आप रिकॉल करेंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन भी होगा और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। मान लीजिए सारे विटनेस पहले नहीं बुलाए गए थे तो कुछ विटनेस बचे होंगे, यानी रिमेनिंग विटनेस, उनको नेक्स्ट बुलाया जाएगा, उनका एविडेंस लिया जाएगा, टेकन, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन भी होगा, फिर उनको भी डिस्चार्ज।
मेरी बहुत आसान सी बात है, देयर इज नथिंग मच हियर। वेयर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रोसिक्यूशन, अपॉर्चुनिटी दी आपने, एंड आफ्टर टेकिंग all reasonable measures under this संहिता, if the attendance of the prosecution witness under subsection 5 or 6 cannot be secured for cross examination, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप बुला ही नहीं पा रहे हैं विटनेस को जिनको आपने एग्जामिन किया था, इट शैल बी डीम्ड दैट सच विटनेस हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड, ऐसा मान लिया जाएगा कि उस विटनेस को एग्जामिन ही नहीं किया जा सका फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल, and the magistrate may close the prosecution evidence for the reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the materials on examination। फिर उसके बाद prosecution evidence को आप close कर देंगे। अब prosecution evidence close हो चुका है, the accused shall be called upon to enter his defense and produce evidence। और provisions कौन से लागू होंगे? वही 266 के बड़े आसान से provisions थे, भाई आओ सारे evidences को produce करो, कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हो समन्स के लिए, वारंट को इशुएंस के लिए, वो लगा दो, वेल एंड गुड। तो यहां तक जो स्टेज है वो थोड़ा अलग अलग थी तो हमने उसको देख लिया। अब इसके बाद बिल्कुल सेम चीज है दोनों में भाई।